नमस्कार। आज हम एक ऐसी मेडिकल पहेली पर बात करने वाले हैं जो विज्ञान को लगातार चैलेंज कर रही है। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी मतलब डीएमडी। हाँ। ये एक काफ़ी गंभीर और रेयर जेनेटिक बीमारी है जो खासकर युवा लड़कों को अपना निशाना बनाती है और उनकी मांसपेशियों को धीरे धीरे कमज़ोर करती जाती है। हाँ, ये वाकई एक बहुत मुश्किल कंडीशन है और इसका जो मूल कारण है वो है डायस्ट्रोफिन। ये एक बहुत ज़रूरी प्रोटीन है जिसके शरीर में कमी हो जाती है। कमी हो जाती है मतलब शरीर बनाता नहीं है या कम बनाता है? हाँ, या तो पर्याप्त मात्रा में बन नहीं पाता या कुछ केसेस में बिल्कुल ही नहीं बन पाता। और इस प्रोटीन के बिना मांसपेशियां मतलब मसल्स धीरे धीरे डैमेज होती जाती हैं। ओह। जिसका असर फिर चलने फिरने से लेकर सांस लेने और यहाँ तक कि हार्ट फंक्शन पर भी पड़ता है। और इसी मुश्किल चुनौती से निपटने के लिए कई वैज्ञानिक और कंपनियां काम कर रही हैं। आज हमारी बातचीत का फोकस रहेगा एंट्राडा थेरेप्यूटिक्स पर। बिल्कुल। हम उनके प्रयासों और उनकी जो लेटेस्ट प्रोग्रेस है उस पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वो डीएमडी के इलाज की दिशा में क्या नया कर रहे हैं। हाँ, और ये जो हम बात कर रहे हैं ये एंट्राडा की अपनी जो पब्लिक अनाउंसमेंट्स हैं, उनकी रिपोर्ट्स हैं, उन पर बेस्ड है। अच्छा। उन्होंने अपने अलग अलग एक्सॉन स्किपिंग प्रोग्राम्स की जो स्थिति बताई है, उसी जानकारी के आधार पर हम उनकी स्ट्रैटेजी और प्रगति को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा लक्ष्य साफ है, एंट्राडा की जो साइंटिफिक अप्रोच है, उनकी तकनीक, उसे समझना। वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और सबसे ज़रूरी डीएमडी कम्युनिटी के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। हाँ। और कोशिश यही रहेगी कि इसे सिंपल भाषा में समझें ताकि टेक्निकल बातें भी आसानी से पकड़ में आएं। हाँ, ये ज़रूरी भी है क्योंकि जेनेटिक थेरेपी अपने आप में थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, पर इसके पीछे का जो आइडिया है और उसका असर क्या हो सकता है, ये समझना खासकर उन लोगों के लिए जो इससे सीधे जुड़े हैं बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सोचिए किसी जेनेटिक बीमारी का जो कोड है, उसका ब्लूप्रिंट, उसमें एक छोटी सी गड़बड़ है। अब अगर हम उस गड़बड़ वाले हिस्से को इग्नोर करने का या उसे स्किप करने का कोई तरीका निकाल लें तो क्या बीमारी का असर कम हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर इंट्राडा थेरेप्यूटिक्स कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रही है डीएमडी के लिए। सही कहा। जैसा मैंने बताया, डीएमडी की जड़ में डायस्ट्रोफिन प्रोटीन की कमी है। हाँ। ये प्रोटीन मसल सेल्स के लिए एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर जैसा है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। इसके बिना मसल्स रोजमर्रा की एक्टिविटी में भी, जैसे चलने या उठने बैठने में, धीरे धीरे डैमेज होती हैं और उनकी जगह फाइब्रोटिक या फैटी टिश्यू ले लेते हैं। इसीलिए मसल्स कमजोर होती जाती हैं। और आपने शुरू में कहा था कि ये मुख्य रूप से लड़कों को प्रभावित करता है। इसका जेनेटिक कनेक्शन क्या है? हाँ, ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। मतलब जो जीन डायस्ट्रोफिन बनाता है वो एक्स क्रोमोसोम पर होता है। अच्छा। पुरुषों में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो अगर उनके अकेले एक्स क्रोमोसोम वाले जीन में गड़बड़ी है तो उनमें ये बीमारी हो जाती है। महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो अगर एक एक्स पर जीन खराब भी हो तो दूसरा वाला नॉर्मल जीन अक्सर उसकी भरपाई कर देता है। ओके, तो वो या तो स्वस्थ रहती हैं या कैरियर होती हैं? हाँ बिल्कुल, कैरियर हो सकती हैं जिनमें शायद हल्के लक्षण हो या बिल्कुल ना हो। समझ गया। तो ये जेनेटिक्स इसे और कॉम्प्लेक्स बना देता है। इस बैकग्राउंड में एंट्राडा का मिशन क्या है? वो कैसे इसे एड्रेस कर रहे हैं? उनका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, डीएमडी के लिए एक कारगर इफेक्टिव उपचार डेवलप करना। राइट। और इसके लिए वो जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे कहते हैं एक्सॉन स्किपिंग। ये तकनीक सीधे बीमारी के जेनेटिक कारण पर काम करने की कोशिश करती है। एक्सॉन स्किपिंग, ये टर्म सुना है। इसे थोड़ा और सिंपल कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई रेसिपी बुक है और उसमें गलती हो। हाँ, अच्छा एनालॉजी है। सोचिए हमारा डीएनए एक बड़ी रेसिपी बुक है। हर प्रोटीन बनाने की रेसिपी एक अलग जीन में है। ठीक है। हर चैप्टर में कई छोटे छोटे पैराग्राफ एक्सॉन हैं जिन्हें सेल एक सीक्वेंस में पढ़कर प्रोटीन बनाता है। डीएमडी में अक्सर क्या होता है कि डायस्ट्रोफिन वाले चैप्टर में किसी एक या ज्यादा पैराग्राफ मतलब एक्सॉन में कोई टाइपो या गड़बड़ी होती है, म्यूटेशन। इस एक गड़बड़ी से सेल पूरी रेसिपी ठीक से पढ़ नहीं पाती। नतीजा या तो प्रोटीन बनता ही नहीं या जो बनता है वो किसी काम का नहीं होता। तो एक्सॉन स्किपिंग इस गड़बड़ी को कैसे ठीक करता है? क्या ये उस गलत पैराग्राफ को डिलीट कर देता है
डिलीट नहीं बल्कि उसे इग्नोर करवाता है या स्किप करवाता है? एक्सॉन स्किपिंग थेरेपी, जो अक्सर छोटे सिंथेटिक मॉलिक्यूल होते हैं, वो सेल की प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी को इंस्ट्रक्शन देती है। देखो, ये वाला पैराग्राफ गड़बड़ है, इसे छोड़ दो और सीधे अगले वाले पे जंप कर जाओ। ओह, मतलब उस खराब हिस्से को स्किप कर देना, जैसे हम गाने में कोई खराब हिस्सा फॉरवर्ड कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। तो नतीजा ये होता है कि सेल एक ऐसा डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाती है जिसमें वो गलत वाला एक्सॉन होता ही नहीं है। तो प्रोटीन थोड़ा छोटा बनता होगा। हाँ, वो ओरिजिनल प्रोटीन से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि वो फिर भी कुछ हद तक अपना काम कर पाएगा। मतलब एक पार्शियली फंक्शनल डायस्ट्रोफिन। पार्शियली फंक्शनल। हाँ, शायद नॉर्मल जितना इफेक्टिव ना हो, पर प्रोटीन बिल्कुल ना होने से तो ये काफी बेहतर स्थिति हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भले ही प्रोटीन 100% परफेक्ट ना हो, छोटा वाला भी कुछ हद तक मसल्स को प्रोटेक्ट कर सकता है और शायद बीमारी की रफ्तार को धीमा कर दे। बिल्कुल वही सेंट्रल आइडिया। लक्ष्य बीमारी को पूरी तरह क्योर करना नहीं है, कम से कम अभी की टेक्नोलॉजी से तो नहीं, बल्कि मसल्स के लगातार कमजोर होने के प्रोसेस को स्लो करना या स्टेबल करना है। अगर ऐसा हो पाता है तो ये पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ और शायद उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी काफी इंप्रूवमेंट ला सकता है। उन्हें ज्यादा समय तक मोबाइल रख सकता है, इंडिपेंडेंट रख सकता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा गोल है। चलिए अब एंट्राडा के स्पेसिफिक प्रोग्राम्स पर आते हैं। एलिवेट प्रोग्राम्स। स्रोत के हिसाब से उनके पास कई एक्सॉन को टारगेट करने वाले कार्यक्रम हैं। पहले एक्सॉन 44 की बात करते हैं, इसमें क्या अपडेट है? तो एंट्राडा ने अपने एक्सॉन 44 स्किपिंग प्रोग्राम के तहत एक स्टडी है एलिवेट 44201 जो अमेरिका के बाहर चल रही है, उसमें पहले ग्रुप यानी पहले कोहॉर्ट का एनरोलमेंट पूरा कर लिया है। एनरोलमेंट पूरा हो गया? ये तो अच्छी खबर है। हाँ, ये एक अहम पड़ाव है। अब वो इन पार्टिसिपेंट्स पर दवा की सेफ्टी और शुरुआती असर देखना शुरू कर सकते हैं। और इसके रिजल्ट्स कब तक आ सकते हैं? इसका इंतजार तो यकीनन बहुत लोग कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक इस पहले ग्रुप के जो शुरुआती नतीजे हैं वो 2026 की दूसरी तिमाही मतलब Q2 2026 अप्रैल से जून के बीच आने की उम्मीद है। 2026 Q2, ओके। ये DMD कम्युनिटी के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिनका म्यूटेशन एक्सॉन 44 स्किपिंग के लिए सूटेबल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन होगी। और ये तो हुई अमेरिका के बाहर की बात। अमेरिका में भी कुछ प्लान्स हैं एक्सॉन 44 के लिए? हाँ बिल्कुल। उनका प्लान है 2026 में ही अमेरिका में एक नया फेज 1B क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने का। फेज 1B? हाँ, और इस ट्रायल की एक खास बात ये है कि इसमें वो एम्बुलेटरी मतलब जो चल फिर सकते हैं और नॉन एम्बुलेटरी जो अब चल फिर नहीं सकते, दोनों तरह के अडल्ट DMD पेशेंट्स को शामिल करेंगे। दोनों तरह के पेशेंट्स को? ये क्यों जरूरी है? इससे ट्रायल ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाता? ये बहुत ज़रूरी कदम है। अक्सर शुरुआती ट्रायल्स सिर्फ एम्बुलेटरी पेशेंट्स पर फोकस करते हैं क्योंकि उनमें असर मापना शायद थोड़ा आसान होता है। लेकिन DMD प्रोग्रेसिव है और बहुत से पेशेंट्स टाइम के साथ चलने की क्षमता खो देते हैं। इन नॉन एम्बुलेटरी पेशेंट्स को भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट की उतनी ही ज़रूरत होती है, शायद ज़्यादा भी। सही बात है। तो दोनों ग्रुप्स को शामिल करने से कंपनी देख पाएगी कि दवा बीमारी के अलग-अलग स्टेजेस पर कितनी सेफ और इफेक्टिव है। और फेज 1B का मतलब है कि सेफ्टी के साथ साथ दवा के काम करने के कुछ अर्ली सिग्नल्स मतलब प्रिलिमिनरी एफिकेसी भी देखी जाएगी। तो इससे दवा के असर के बारे में भी कुछ आइडिया मिल सकता है। ओके, ये तो हुई एक्सॉन 44 की बात। अब आते हैं एक्सॉन 45 प्रोग्राम पर। इसके लिए उनके पास कैसिमर्जर नाम की एक दवा है ना? हाँ, कैसिमर्जर, जिसे एंट्राडा इंटरनली ENT45 भी कहती है। ये उनकी एक्सॉन 45 स्किपिंग थेरेपी है जो भी क्लिनिकल जांच के फेज में है। ठीक है। ये उन DMD पेशेंट्स के लिए है जिनके जेनेटिक कोड में एक्सॉन 45 को स्किप करने से डायस्ट्रोफिन प्रोटीन का फ्रेम ठीक हो सकता है और वो पार्शियली फंक्शनल प्रोटीन बन सकता है। और इस प्रोग्राम में क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है? इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन अचीव हुआ है। एलिवेट 4521 नाम की जो स्टडी है उसमें पहले पार्टिसिपेंट को कैसिमर्जर की डोज दी जा चुकी है। अरे वाह, फर्स्ट पेशेंट डोज्ड। हाँ, किसी भी नई दवा के क्लिनिकल ट्रायल में पहले पेशेंट को डोज देना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है,
मतलब रिसर्च लैब से निकलकर दवा अब रियल पेशेंट्स तक पहुंचने की तरफ एक कदम और आगे बढ़ गई है। ये निश्चित रूप से उन परिवारों के लिए बहुत अच्छी खबर है जिनका डीएमडी म्यूटेशन एक्सॉन 45 स्किपिंग के लिए सही है। इस स्टडी के नतीजे कब तक आ सकते हैं? इस एक्सॉन 45 स्टडी के पहले ग्रुप का डेटा 2026 के मध्य तक मतलब मिड 2026 तक आने की उम्मीद बताई गई है। मिड 2026 तो 2026 तो वाकई बहुत एक्शन वाला साल लग रहा है इंट्राडा के लिए। एक्सॉन 44 का Q2, एक्सॉन 45 का मिड ईयर। हाँ बिल्कुल, दोनों के इम्पोर्टेंट डेटा आने की संभावना है। ये तो 44 और 45 की बात हुई, पर इंट्राडा यही नहीं रोक रही है ना। एक्सॉन 50 के लिए भी कुछ प्लानिंग चल रही है। सही कहा, वो अपना दायरा और बढ़ा रहे हैं। एंट्राडा ने